गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली बार जो है हम लोग संविधान की विशेषताएं देख रहे थे और कुछ उसके प्रमुख गुण देखे थे हमने, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और वो सारी चीज़ें। अब हम पहले भी प्रीएम्बल से लेके कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ा चुके हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं। आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ थोड़े से अलग एंगल से बात करेंगे उसी में। संविधान की शुरुआत में जो प्रीएम्बल आया था, जो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंटेंट और कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉन्सेप्ट जो प्रीएम्बल का है वो यूनाइटेड नेशन के जो प्रीएम्बल है उसका ह्यूमन राइट, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो प्रीएम्बल है उससे एक कॉपी करता हुआ दिखता है, और दूसरा यूनाइटेड स्टेट है ना, यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट दोनों से वो इंस्पायर्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट तो वहाँ से आया है, लेकिन कंटेंट जो है वो बाहर से नहीं आया है। कंटेंट हमको देखने को मिलेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव, उसमें आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो जो बातें कही गई थी वो हमारी प्रस्तावना में है। प्रस्तावना के एक एक शब्द पे आपको एक एक पेज का नोट्स बनाना है। प्रस्तावना में जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग लिखा है, तो हम भारत के लोग के ऊपर आपको लगभग एक पेज बनाना है, ठीक है ना। परीक्षा में एक एक शब्द के ऊपर एक आपको जो है 150 वर्ड लिखना आना चाहिए। किसी भी एक शब्द के ऊपर 150 वर्ड में आंसर पूछा जा सकता है आपसे। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या हो गया? हम भारत के लोग का मतलब ये है कि हम भारत के जो लोग हैं, हम सोर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस संविधान का जो स्रोत हैं वो हम हैं, भारत के लोग हैं। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसीलिए उसकी संप्रभुता की बात आती कि वो सोवरेंटी जो है वो जनता में निहित है। तो ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, हम भारत के लोग और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्योंकि जो लोग हैं वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ और ये सब चीज़ें बताई है, उसका मतलब यही है कि हम भारत के लोग एक व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था कर रहे हैं? गवर्नमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव है उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्थापिका की व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कि व्यवस्था करने वाले इसीलिए नाम व्यवस्थापिका है। जैसे आपके यहाँ पर अगर समाज की कोई धर्मशाला बननी है और कोई समाज या कोई संगठन है, उसका अगर कोई भोजन होने वाला है बहुत सारे लोगों का, तो हम जनरली एक समिति बनाते हैं और वो समिति फिर काम करती, क्योंकि हर आदमी तो नेता नहीं हो सकता, कुछ लोगों को डिसीजन लेना होता है। तो हमने डिसीजन लेने वाली बॉडी बना दी है देश में, हमारे बिहाफ पे हमारे प्रतिनिधि हमने भेज करके हमारी तरफ से डिसीजन लेने वाले हमने बना दिए। अब वो हमसे बार बार पूछ करके ना लेकर के हमारे मत को वो जानते हैं अच्छी तरह से, और हम भी उन पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमने उनको वोट दिया है। वो अब हमारे लिए वहां पर बैठ करके कानून बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। तो अनुमति किससे लेके गए हैं? डे टू डे वाली अनुमति तो रोज नहीं ली जा सकती, तो इसलिए हमारे यहाँ पे हम 5 साल की अनुमति देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वरूप है इसी को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, कि लोगों का तंत्र है, सरकार का तंत्र नहीं है। कई लोग सरकार को तंत्र मान लेते हैं कि सरकार अपने आप में एक तंत्र है। सरकार तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। डेमो मतलब पीपल, पीपल का रूल ऑफ पीपल है, जनता का शासन है। और जनता का शासन है इसका मतलब जनता की इच्छा से है। सबसे बड़ी बात है कि जनता का शासन थोपा हुआ नहीं है,
संविधान में हमने बोला है कि हम भारत के लोग ये व्यवस्था करते हैं और हम खुद को अर्पित करते हैं। हमने खुद ने ये तय किया है कि हमारी ये व्यवस्था होगी। अब अगर कोई आदमी ये सोचे कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, निर्वाचन की प्रक्रिया है, और उसमें हम जो वोट दे देते हैं, कई लोग ऐसे शाही दिखाते हैं, सेल्फी लेते हैं और ऐसा लगता है कि उसने डेमोक्रेसी का काम कर दिया, तो ये उसकी गलतफहमी है। वो एकमात्र एक छोटी सी प्रक्रिया है डेमोक्रेसी में। वोट देना एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, बहुत छोटा सा टूल है। वो सिस्टम का एक टूल है, एक मशीन का एक पुर्जा है, छोटा पुर्जा है। वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की तो बात वहां से शुरू होती है देखा जाए तो। फिर डे टू डे लाइफ में आपको देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, दरअसल उसको उस पर सवाल उठाना पड़ेगा। जो सरकार आपने बना दी है, जो तंत्र आपने खड़ा कर दिया है व्यवस्था करने के लिए, अगर आपने कोई खाना बनाने के लिए समिति तैयार कर दी है कि समाज के 10,000 लोगों का खाना होगा, या समाज का मंदिर बनने जा रहा है, धर्मशाला बनने जा रही है, 10 लोगों की समिति इस काम को देखेगी, और अगर कहीं खराबी दिखती है कि मंदिर ठीक से नहीं बन रहा है, धर्मशाला ठीक से नहीं बन रही है, या खाना की क्वालिटी खराब हो रही है, तो आप उस समिति को टोकोगे। आप बोलोगे क्या लगा रखा भाई, तुमको बनाया बड़ा विश्वास करके, तुम समझदार आदमी हो, तुम तमीजदार आदमी, तुम में तो तमीज ही नहीं है, ये देखो क्या व्यवस्था है, ये तुम्हारा नॉलेज है कि नहीं तुमको, ये तुम कर क्या रहे हो। ये वाला हमारे देश के नागरिकों को मीडिया के माध्यम से और समय समय पर रोज रोज का जो रेफरेंडम है, रोज रोज का जो प्लेबिसाइट है, डेली प्लेबिसाइट है। सो डेमोक्रेसी इज ए डेली प्लेबिसाइट। डेमोक्रेसी इज ए डेली प्लेबिसाइट मीन्स प्रजातंत्र प्रतिदिन का एक जनमत संग्रह है। प्रजातंत्र डेली एक जनमत संग्रह है जो सूचनाओं को प्राप्त करता है कि हमारी सरकार ने क्या किया है, और फिर उसमें वो खामी निकालता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, इसको और प्रमोट करो और इसको रोको। ये जो चीजें हैं, ये चूंकि अब हम 5 साल बाद उनसे मिलेंगे, 5 साल बाद उनसे मुलाकात होगी, फिर से वो वोट मांगने आएंगे, तब हम अपनी बात कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ सरकारों के लिए, व्यवस्थापिका के लिए DPSP बना दिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बना दिए कि हम रोज रोज आपसे नहीं मिल सकते, लेकिन एक गाइडलाइन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी हमने कि आपको कभी भी डाउट हो कि हमको सरकार कैसे चलानी है, तो आप, ये गीता है एक तरह की। DPSP क्या है, एक तरह का ब्रह्मसूत्र है, गीता है, जिसको आप देख लीजिए। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है DPSP, स्टेट पॉलिसी। जब भी राज्य कोई नीति बनाएगा तो इन निर्देशों का पालन करेगा। इन सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांत हैं। जैसे निर्माता निर्देशक होते हैं तो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, तो वो जैसे गाइड करते हैं, वैसे तो ये हीरो हीरोइन वाला रोल कर रहे हैं। जो राजनेता हैं वो उनका हीरो हीरोइन वाला रोल है। डायरेक्शन किसके पास है? DPSP के पास में, कॉन्स्टिट्यूशन के पास में। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। फंडिंग कौन करता है? पब्लिक फंडिंग करती है। प्रोड्यूसर कौन है? पब्लिक है। पब्लिक टैक्स देती है तो उसी से फंडिंग होती है, तो वो प्रोड्यूसर है फिल्म की। पर आप जानते हैं कि फिल्म बनाने में कई लोगों, किसी का पैसा लगता है, किसी का डायरेक्शन लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और फिर मूल्यांकन कौन करेंगे? मूल्यांकन जुडिशरी करेगी। तो ये हमारी व्यवस्था है कि हम इन स्तंभों के तहत जो है इस सरकार को चलाते हैं, और सरकार हमारे लिए है। इसीलिए मोदी जी ने जब वो नारा दिया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी हम आपकी सुविधाओं के लिए जो काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस, शासन। तो रोज बरोज का जो एग्जीक्यूशन है, जो पॉलिसी बनती है, जो रूल बनते हैं, जो नोटिफिकेशंस आते हैं, जो एक्ट बनते हैं, गाइडलाइंस बनती हैं, उनको एग्जीक्यूट करने को हम एक तरह से गवर्नेंस कहते हैं। डे टू डे वर्क ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एग्जैक्ट कंप्लायंस। जो भी कुछ पॉलिसी बनी है, पॉलिसी का कंप्लायंस, यानी तय जो किया गया, जो डिसाइड किया गया है, वो गवर्नमेंट, वो कहलाता है गवर्नेंस। और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का नाम है एक तरह से। वो बार बार निर्देश देती है, बार बार रोक लगाती है,
हर जगह पे हाथ खींचती है, हर जगह पे ये करती है, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। तो एक तरह का गवर्नमेंट एक निगेटिव वर्ड है। गवर्नमेंट कंट्रोल करने को कहते हैं, गवर्नमेंट एक तरह का कंट्रोल है। तो हम वो जब बोलते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मीन्स हमारा कंट्रोल कम से कम रहेगा, हम डिलीवर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, हम सर्विसेज ज़्यादा डिलीवर करेंगे, एक्सेस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज वाला जो पार्ट है उसको हम ज़्यादा मजबूत करेंगे, और कंट्रोल हम कम से कम करेंगे, और इंक्लूसिव ग्रोथ की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर लोगों तक हमारी सुविधाओं की पहुंच हो, हमारे जो प्रशासन के काम हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को आसानी हो ज़िंदगी जीने में, सो फैसिलिटेशन हो, और देखा जाए तो ईजमेंट आए। तो ईज़ ऑफ डूइंग इसलिए कहा गया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, ईज़ ऑफ लिविंग करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चूँकि जनता के लिए है और उनको सरल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी को डेमोक्रेसी में इसी को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो आपको वी द पीपल का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि वो जो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल जो वाला, जो अब्राहम लिंकन वाला जो नारा है, वैसा ही कोट आपको फिर यहाँ आपको इसके संक्षिप्त तो उसमें प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। तो फिर क्या है कि हम लोग जो है संविधान को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो जब हम संविधान को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो संविधान को इम्पोर्टेंस देना कोई बुरी चीज़ नहीं है। संविधान को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, वो हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली बात निकल करके आई थी, पहली बार जब हम केशवानंद भारती की बात करते हैं तो उसमें यही आया था, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सर्वोच्चता रहेगी। तो संविधान की सर्वोच्चता के साथ में एक दिक्कत ये रहती है कि जब हम संविधान को सर्वोच्च मान लेते हैं तो फिर हम और कुछ नहीं करते, संविधान के भरोसे हो जाते हैं, और हमको लगता है संविधान देख लेगा। अब संविधान तो किताब है, संविधान ने कहा कि जो ताकत है वो जनता में निहित है, उसको बोलेंगे अल्टीमेट सोवरेंटी। अल्टीमेट सोवरेंटी यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो जनता है, वो संपूर्ण प्रभुत्वता किसके अंदर है? जनता में। अल्टीमेट, अंततः संप्रभुता किसके अंदर निहित है? जनता में निहित है। फिर आप कहेंगे नहीं, संप्रभुता जनता में निहित है, लेकिन हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जनता ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जनता ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो क्या संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान की अब सॉवरेंटी है? हाँ, संविधान की सॉवरेंटी हो सकती है कि संविधान की संप्रभुता आ गई, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेंटी। तो एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेंटी, एक होती है पब्लिक में सॉवरेंटी, यानी कि अल्टीमेट सॉवरेंटी रिसाइड इन पब्लिक, पीपल। तो जनता में जो रहती है वो सॉवरेंटी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मुखर हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है, लेकिन उसके साथ जो जनता है वो सोने चली गई है। बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स बोलते हैं कि वो स्लीपिंग सॉवरेन है। जनता जो है वो क्या है? स्लीपिंग सॉवरेन है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन सब देख लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो स्लीपिंग सॉवरेन हो जाती है। सोई हुई संप्रभुता, संप्रभुता सो जाती है जनता के रूप में। और स्लीपिंग सॉवरेन में फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव रह पाएगा क्या? क्योंकि चलाने वालों को जब लगेगा कि जनता सो रही है तो वो गड़बड़ करने लग जाएंगे, वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग निकालने लग जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यही कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक निर्जीव डॉक्यूमेंट है, इसमें प्राण डालने का काम जो करेंगे वो पॉलिटिशियंस करेंगे। एक तरह से आने वाले समय के जो नेता हैं, इसको चलाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करने वाले, एग्जीक्यूशन करने वाले जो लोग हैं, उसका कार्यान्वयन करने वाले जो लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चलता हुआ जनता तक पहुंचाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के इरादे जनता तक पहुंचाएंगे, कंप्लीट करेंगे, सफलतापूर्वक उसको लागू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो लोग कैसे हैं उस पर निर्भर करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रूटफुल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस डिलीवर करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गरीबी मिटाता है,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे मतभेद, सारे झगड़े मिटाता है, सबको अधिकार देता है। ये जो सारी चीजें हैं ये तब संभव होंगी जब इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। अगर इसको चलाने वाले लोग ठीक नहीं हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन खराब होते देर नहीं लगेगी। यही कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे कई बार बोलते हैं ना कि खाना बनाने के लिए कई लोग हैं, खाना बनाने के लिए उनके पास इतने तरह के मसाले अवेलेबल हैं किचन में, 100 तरह के मसाले अवेलेबल हैं, लेकिन खाना टेस्टी नहीं होता। और कभी किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ जाएंगे और उसके यहाँ ज़्यादा मसाले नहीं हैं, 4 या 5 मसाले होंगे, 100 से बहुत कम है, लेकिन उसमें वो टेस्टी खाना बना। तो खाना बनाना आता है कि नहीं आपको? केवल मसालों से कुछ नहीं होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत विशाल है, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें ये है, हमने बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड बोरोड फ्रॉम यूएसए एंड यूके। आपने बहुत कुछ लिया है, दुनिया भर की अच्छाइयाँ इसमें ले ली है, लेकिन ये काम कब करेंगी? जब चलाने वाला ठीक होगा। सो कुर्सी पे बैठने वाले लोग जब तक ठीक नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं होगा। ये दोनों संविधान सभा के अध्यक्ष भी बोल रहे थे और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर, वो भी यही बात बोल रहे थे। और उसी के लिए वो टर्म निकल करके आया था जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। यानी कि संवैधानिक नैतिकता रखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगा। और उसके लिए रूल ऑफ लॉ मानना पड़ेगा। संविधान सर्वोच्च है ये मानना पड़ेगा। संविधान से ऊपर हम हैं ये अगर मानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वी द पीपल वाली बात समझ में आ गई। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य हैं, रिपब्लिक हैं। तो रिपब्लिक में क्या है कि कोई मोनार्क नहीं है हमारे पास में, कोई राजा नहीं है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे। राष्ट्रपति भी हैं तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। लेकिन राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हमारे सरकार का, हमारे देश का प्रमुख होता है। और प्रेसिडेंट जो प्रमुख है वो इलेक्टेड है, चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, लेकिन इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली है लेकिन है। और बाकी हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो चुनी हुई सरकार है। सो कोई मोनार्क नहीं चला रहा है। इसलिए यूके का जो है हम रिपब्लिक नहीं बोलते, लेकिन भारत के जो सरकार है, भारत का जो शासन व्यवस्था है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिकन। तो ये रिपब्लिकन है, ठीक है। प्रजातांत्रिक गणतंत्र है हम लोग। और सबसे बड़ी चीज है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के 2 फॉर्म दुनिया में प्रचलित है, इसको आप लोग जानते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में विशेषता ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत आसानी से लेके आ सकते हैं, सरकार को बीच में गिरा सकते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो यूएस में चलती है, अमेरिका में है, वहाँ पर 4 साल से पहले सरकार गिराना बड़ा मुश्किल काम है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीज़ है, यानी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति बनी रहती है। इसलिए जब हम जब बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट, इसलिए जो भी बात आ रही थी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उसका मतलब यही था कि लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति। जनता जब नहीं चाहेगी उसको गवर्नमेंट को हटा देगी। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड गवर्नमेंट। एंड अनदर नेम ऑफ दिस सिस्टम इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय प्रकार का लोकतंत्र। और एक और चीज करेंगे, जब आप ये सब बात कर रहे हैं तो फिर शासन चलेगा कैसे? तो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यहीं से निकलेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, डाइसी, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया था एवी डाइसी ने। तो डाइसी के तीनों पॉइंट्स जो है पढ़ लीजिएगा,
2 पॉइंट तो हमारे ऊपर पूरे पूरे लागू होते हैं। तीसरा, हम चूंकि मोनार्की नहीं है, मोनार्क नहीं है हमारे यहाँ कोई, वो यूके के लिए है, तो तीसरा पॉइंट थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। बाकी इंडिया के लिए 2 पॉइंट, शुरू के जो 2 पॉइंट, तो डाइसी की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा रूल ऑफ लॉ के। अभी हम आएंगे आर्टिकल 14 में तो बात करेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना इस तरह से बात करती है। फिर हम लोग एक शब्द यूज करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट सोशलिस्ट वर्ड जो यूज करते हैं, सोशलिस्ट से पहले सेक्युलर देख लेते हैं। सेक्युलर वर्ड यूज जो करते हैं, सेक्युलरिज्म। बहुत सारे लोग सेक्युलरिज्म को जो है गाली देते हैं कि सो कॉल्ड सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर बोलते हैं। तो थोड़ा सा समझ की बात है, अगर किसी को गाली देनी है तो फिर उसका तो क्या कर सकते हैं। लेकिन सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष होने से मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंस रखना है। लेकिन इक्वल डिस्टेंस रखना ये जो है वो धर्म से नफरत करना नहीं है। खास करके ये कहाँ से निकल कर के आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल कर के आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में इंग्लैंड, देखिए शुरू में यूरोप जो है वो धर्म से परेशान रहा है। धर्म के जो क्लर्जी थे, धर्म के जो बड़े ठेकेदार थे, उन लोगों ने बहुत प्रभावित किया है, राजतंत्र को बहुत प्रभावित किया है। और ख़ास करके प्रभावित इस मामलों में किया है कि जो चर्च के लोग थे वो लोग साइंस के बहुत विरोध में चले गए। जब साइंस जब कहता था कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य जो है वो स्थिर है। अच्छा, जब हम ऐसे ही बच्चे को किसी को पूछेंगे तो उसको लगता है कि सूर्य चलता है, सूर्य अभी इधर था और उधर चला गया, तो इसका मतलब सूर्य चल रहा है, जबकि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर काट रही है। लेकिन उनको लगता था कि नहीं, सूर्य चक्कर काट रहा है, पृथ्वी स्थिर है, क्योंकि सूर्य हमको घूमता हुआ दिखता है। इसी तरह से पृथ्वी गोल है, चपटी है। बोले गोल होती तो हम खड़े कैसे रहते, तो ये तो चपटी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, ये जब पहली बार गैलीलियो से लेके आर्किमिडीज के सिद्धांत, तमाम प्रकार के साइंटिस्ट जो थे उस जमाने में, वो सब स्ट्रगल करते रहे। जब वो साइंस के इन सिद्धांतों को लेके आए तो चर्च के लोगों ने एक तरह से उनको फांसी पे चढ़ा दिया, किसी की गर्दन उड़वा दी। ये सब चीजें जो थी, इनके प्रति जो तार्किकता का जन्म हुआ उसको बोलते हैं इमर्जेंस ऑफ एक तरह से रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी का प्रादुर्भाव हुआ, तार्किकता का प्रादुर्भाव हुआ कि लोग तर्क करेंगे और तर्क में लॉजिक के साथ में बात होगी, उदाहरणों के साथ बात होगी। और अगर चूंकि धर्म के पास में ऐसे उदाहरण नहीं थे, धर्म के पास इनको काटने के लिए कोई तथ्य नहीं थे, तो वहां पर सबसे पहले धर्म बहुत निगेटिव हो गया, बहुत नकारात्मक हो गया। और उन्होंने फिर बाद में जब नया सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, खास करके फ्रांस की क्रांति में, तो फिर उन धर्म के ठेकेदारों को, क्लर्जीज को, सबको दौड़ा दौड़ा के पीटा और उनकी गर्दनें काट दी, गिलोटिन बोलते हैं उसको। और फिर नए सिस्टम की स्थापना हुई जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें सेक्युलरिज्म अपने आप उसका पार्ट है। देखिए, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म, जब हम बोलते हैं कि इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत जो है वो प्रजातंत्र की माता है, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि दुनिया भर के प्रजातंत्र हमारे यहीं से निकले हैं, तो जो बेसिक नेचर है वो हमारा, वो सेक्युलरिज्म अपने आप ही हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता अपने आप हो जाती है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि हम सभी धर्मों का बराबर ख्याल रखेंगे। वहां पर है इक्वल डिस्टेंस। यूरोप में धर्म का मतलब यूरोप की धर्मनिरपेक्षता का मतलब है इक्वल डिस्टेंस, सबसे बराबर दूरी बना के रखो, इन्वॉल्व होना ही नहीं है। यहां है कि नहीं, इन्वॉल्व होना है, लेकिन सभी के साथ इन्वॉल्व होना है, किसी एक धर्म के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आपको हज यात्रा करवानी है तो फिर हिंदू यात्राओं के लिए भी हेल्प करनी होगी, कुंभ यात्रा के लिए भी हेल्प करनी होगी। इसी तरह से आप हॉलीडेज में देखते हैं तो काफ़ी डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म दिखाई पड़ता है। ईद की भी छुट्टी होती है, दिवाली की भी छुट्टी होती है, गुरु नानक जयंती की भी होती है, क्रिसमस की भी होती है, सभी धर्मों के लिए छुट्टी, यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे धर्मों के लिए भी होती है। हिंदू धर्म तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जैन धर्म के लोग बहुत छोटे, बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन महावीर जयंती की छुट्टी मिलेगी आपको। बुद्ध पूर्णिमा, बौद्ध लोग बहुत कम संख्या में, बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी होती है। तो आप देखोगे छुट्टियों की जो गणना है वो सेक्युलरिज्म के तरीके से है।
कितनी सारी छुट्टियां हैं, लगभग सभी धर्म को संतुष्ट करने की कोशिश की है। सभी धर्म की जितनी संख्या है उसके हिसाब से छुट्टियों की संख्या मिल जाएगी उसी अनुपात में आपको। तो सरकारी छुट्टियां है ना, तो देखिए जिस दिन छुट्टी होती है ईद की या और मुसलमान के जो त्योहार हैं उनकी छुट्टी होती है, तो हिंदू भी तो घर पे ही रहता है, वो कौन सा ऑफिस जाता है। अब हिंदू त्योहार की जो छुट्टी होती है उस दिन मुसलमान घर पे रहता है, वो छुट्टी मनाता है। तो हम लोग गुरु नानक जयंती की छुट्टी अभी अभी गई है, गुरु नानक जयंती की, यहाँ तक कि गुरु घासीदास की जयंती की छुट्टी होती है। रीजनल लीडर अभी बिरसा मुंडा जयंती हमने मनाया तो उसकी छुट्टी थी, बिरसा मुंडा जयंती की छुट्टी थी। ठीक है, तो हमने लगभग जितने भी लोक देवता हैं, लोक धर्म हैं, लोक जितने भी लोग बिल्कुल एकदम स्थानीय जो लोग हैं उन महापुरुषों की जयंती पे और उस पर भी हम लोगों ने एक तरह से उन सबका रिप्रेजेंटेशन है। तो यही तो सेक्युलरिज्म है कि हम सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। जब हम फ्री करते हैं तो सबके लिए करते हैं, मेले की बात करते हैं सभी की तो सभी तरह के मेले की बात करते हैं। सरकार फंडिंग करती है, व्यवस्था करती है। तो गवर्नमेंट को इस प्रकार के कामों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और खास करके एक चीज़ बता दें कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो अभी एक वर्ड मैंने अभी डेमोक्रेसी बताया, डेमोक्रेसी का मतलब सीधा सीधा मतलब जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है। मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, लोकतंत्र। ये जो सेक्युलरिज्म है इसमें थोड़ा सा लोगों को बुरा लगता है, लेकिन जैसे मान लीजिए जाए मार्च का महीना है या नवंबर का महीना है और ऐसे में थोड़ी हल्की ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे जो है मान लीजिए जाए बहुत अच्छा जर्किन पहन के आए हैं या स्वेटर पहन के आए हैं, या फिर उनको गर्मी भी लगती है क्योंकि उनका खान पान अच्छा है और शरीर भी अच्छा है, उनको ठंड नहीं लगती मान लीजिए। और ऐसे में वो बोलते हैं कि नहीं हमको गर्मी लग रही है, फैन चलाना। लेकिन मान लीजिए 100 बच्चे बैठे हैं और 100 में से केवल 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको फीवर है या उनको लगता है कि उनको ठंडा लग रहा है या ज़्यादा ठंडा है, बीमार हो जाएंगे। तो फैन चालू करवाते समय 97 लोग बोल रहे हैं कि फैन चालू कर दीजिए, 3 लोग बोल रहे हैं कि हम बीमार हो सकते हैं। तो क्या किया जाना चाहिए? बीमार वालों की बात करेंगे, ठीक है ना। अब जब हम उनकी बात करेंगे तो ये तो केवल वोटिंग करा लें हम लोग, तो वो बहुमत में है क्या? अगर हम कहें कि नहीं हम तो वोटिंग करेंगे और जो सबसे ज़्यादा लोग हाथ खड़ा करेंगे या वोट देंगे उसके आधार पर निर्णय लेंगे, तो उसके आधार पे यदि आप निर्णय लोगे तो फिर फैन चलेगा। ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति एक बीमार हुआ है तो उसके लिए हम घर जाने के लिए उसकी कार में व्यवस्था करें, उसके लिए टैक्सी करें या उसके लिए ग्लूकोज की या कुछ मेडिसिन की व्यवस्था करें। अब बाकी लोगों के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो जब हम बहुमत की बात करते हैं कि ज़्यादा लोग जो मांग रहे हैं वो देना है, इसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, बहुलतावाद। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब मेजोरिटी में जो है वो अपनी बात मनवा लेते हैं, और जब आप माइनॉरिटी की बात मानते हो तो डेमोक्रेसी का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी है। डेमोक्रेसी का मतलब अपीजमेंट ऑफ मेजोरिटी नहीं है, ध्यान रखिए। डेमोक्रेसी का मीनिंग ये नहीं है कि प्रजातंत्र का मतलब कि ज़्यादा लोग जिस बात को कह रहे हैं, ज़्यादा लोग जिसको वोट कर रहे हैं उसको लागू करना, वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है जो जरूरतमंद है, चाहे वो माइनॉरिटी है, उसके लिए काम करना डेमोक्रेसी है। तो मीनिंग समझ में आया होगा डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इसको कहते हैं जस्टिस। डेमोक्रेसी जस्टिस का नाम है, न्याय देने का नाम है, ठीक है। उसका संख्या बल नहीं है, क्योंकि संख्या बल के आधार पे आप बात नहीं कर सकते, ठीक है। जस्टिस के आधार पे बात कर सकते कि सही क्या है और होना क्या चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब भी समझ में आ जाएगा और डेमोक्रेसी का मतलब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो हम लोग भटक जाएंगे, उन डेफिनेशन में चले जाएंगे तो कहेंगे डेमोक्रेसी मतलब हमने सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले उसको सत्ता में बिठा दिया तो वो डेमोक्रेसी हो गई। हम डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी हम तब होंगे जब जैसे कोई बच्चा एक बड़ा है और वो पैदल चल सकता है तो पैदल चलेगा, और कोई और ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो उसको कुछ सामान भी दे दिया जाएगा। लेकिन एक छोटा बच्चा है तो
उसको हो सकता है गोद में उठाना पड़े क्योंकि वो चल नहीं सकता। तो छोटे बच्चे को गोद में उठा लेना, एक बच्चे को पैदल चलाना, दूसरा बच्चा बड़ा है तो उसके कंधे पे थोड़ा सा बोझ डाल देना कि तुम भी कुछ वजन उठाओ क्योंकि तुम बड़े हो गए, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। सबको एक साथ पैदल चलाने को या सबको एक जैसा वजन उठाने के लिए कहने को डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। तो जो डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है वो आपको आर्टिकल 14 में हम अभी चलेंगे तो वहां पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो डेमोक्रेसी हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, और तीसरा एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है सोशलिज्म। तो जब सोशलिज्म की बात आई तो हम कार्ल मार्क्स को तो याद करते ही हैं। सोशलिज्म में उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, प्रोलेटेरिएट और बोर्जुइज दोनों के लिए उन्होंने एक तरह बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग की बात वो करते हैं कि एक वर्ग है जिसका सब कुछ लूट गया है, जो मजदूर वर्ग है, और दूसरा एक अमीर वर्ग है जो पूंजीपति है और मालिक है। तो मालिक और पूंजीपति के बीच में वर्ग संघर्ष है। और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया उनने कि वो अपने प्रॉफिट का अगर सारा हिस्सा बांट देता या प्रॉफिट का अधिकांश हिस्सा बांट देता तो इतनी गरीबी नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा गरीबी इसी वजह से है क्योंकि उसने लोगों से काम लिया और मजदूरी पर्याप्त नहीं दी और अपना मुनाफा का बड़ा हिस्सा अपने पास रखा। तो इसी को अतिरिक्त मूल्य कहा कार्ल मार्क्स ने। वहीं से एक शब्द निकल करके आया सोशलिज्म। और सोशलिज्म जब गया रशिया में तो उसने कम्युनिज्म नाम लिया। और जब शासन तंत्र के माध्यम से बंटवारा होने लग जाए तो उसको हम जनरली कम्युनिज्म कहते हैं, शासन जब ऐसा काम करने लग जाए। और ख़ास करके जब हम उसको हम सोशलिज्म कहते हैं। और कम्युनिज्म तब कहते हैं जब जनता अपने हाथ में ले ले बराबरी करने की चीज़, जनता खुद कहे कि एक तरह से हम खुद ही तय करते हैं कि बराबरी कैसे आएगी, तो उसको हम लोग जनरली कम्युनिज्म कहते हैं। तो हमने थोड़ा सॉफ्ट वाला सोशलिज्म शब्द जो है हमने लिया। और सोशलिज्म में एक और फेबियन सोसाइटी थी यूरोप में, तो वो बड़ी लिबरल थी। उनको लगा कि नहीं, सोसाइटी थोड़ी सी जिम्मेदार है और समाज खुद एक अच्छा तंत्र है, वो अपना वितरण कर लेगा, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो हम लोगों ने फिर उसका नाम रखा फेबियन सोशलिज्म, क्योंकि नेहरू जो थे वो फेबियन क्लब से जुड़े थे, तो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं फेबियन सोशलिज्म। और नेहरूवियन सोशलिज्म, भारत के सोशलिज्म को नेहरूवियन सोशलिज्म भी कहा जाता है, फेबियन सोशलिज्म भी कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फेबियन क्या बोलते थे? फेबियन ये कहते थे कि दरअसल सोशलिज्म एक रात में लाने वाली चीज नहीं है, ये इवोल्यूशन से आता है, न कि रिवॉल्यूशन से। क्रांति से नहीं आएगा सोशलिज्म। जब हम क्रांति से बात करते हैं कि क्रांति के माध्यम से सोशलिज्म आएगा, तो उसको हम जनरली नक्सलिज्म या कम्युनिज्म बोलते हैं, माओइज्म बोल देते हैं हम लोग। माओवाद जो होता है, वो जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है, वो क्या है? एक तरह का वो वाला सिस्टम है जिसमें कि अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है तो उसको गोली मार दो चाहे, और उसका सब कुछ लूट करके रॉबिन हुड स्टाइल में सबको बांट दो। सो इसको बोलेंगे एक तरह का रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। और उसका सिनोनिम हो जाएगा एक तरह का नक्सलिज्म, माओइज्म, है ना, ये सब हो जाएगा। और माओ ने जो है यही किया था, लाल चौक, लाल क्रांति, तो हर चीज़ में वो रेड यानी खून से रंग दो। उनका माओ का जो नारा था ये कि बराबरी जो आती है, समानता जो आती है, मांगने से नहीं मिलती। समानता लाने के लिए बंदूक की नली से निकलती है, समानता बंदूक की नली से निकलती है। माओ का सीधा कहना था समानता बंदूक की नली से निकलती है, यानी कि जिसके पास भी ज़्यादा है उसको गोली मारो और उसका सब में बराबर कर दो, बांट दो। तो ये तो बड़ा नेगेटिव तरीका है, तो बड़ी हिंसा फैल जाएगी, वायलेंट है तरीका। तो फिर फेबियन जो थे ब्रिटेन में थे, यूरोप में, तो फेबियन जो थे वो कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बराबरी लाने के लिए थोड़ा इंतज़ार, जनता को शिक्षित कीजिए, सरकार को मजबूत बनाइए, कानून मजबूत बनाइए, संविधान ऐसा बनाइए, डीपीएसपी बनाइए। डीपीएसपी उसी के लिए है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, हम सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो वहाँ से बात बन जाएगी, उससे काम हो जाएगा। तो यदि हम संसाधनों का वितरण सरकार के माध्यम से ठीक से कराएं
और खास करके जो उत्पादन के साधन हैं, खास करके जो जहाँ से माइनिंग है, जहाँ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोग गवर्नमेंट के माध्यम से कराएं। तो हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है हमारे यहाँ, भारत पेट्रोलियम है, सब गवर्नमेंट की कंपनियां, BPCL और ये बहुत सारी, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, तो BSNL भी एक समय में रहा, MTNL भी है। तो ऐसी हमने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इनको हम प्राइवेट हाथों में न जाने दें। खास करके हमारे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, जितनी सारी कंपनियां हैं भारत सरकार की, जो सब प्रॉफिट में हैं, बहुत प्रॉफिट में चलती हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधनों का व्यापार करती है, माइनिंग करती है, एक्सट्रैक्शन करती है, ट्रांसफॉर्मेशन करती है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करती है, पूरे देश में फैलाती है। तो इतनी तरह की जो सर्विसेज और ये जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ये जो कंपनियां, ये गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs। तो वो बोलते थे कि आप एक काम करिए कि उत्पादन के साधनों पे सरकार का नियंत्रण हो और जो सरकार है वो चलाए जनता के, इसलिए हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर है, जनता के हिस्से, जनता चला रही है इसको, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। निजीकरण इनका नहीं होने देंगे, इनका निजीकरण नहीं होने देंगे। जब हम निजीकरण की बात करते हैं तो फिर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की ओर ले जा रहे हैं, इसका मतलब कंट्री को, तो वो सोशलिज्म नहीं है। सोशलिज्म का उल्टा हो गया एक तरह का प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म। प्राइवेटाइजेशन किसका उदाहरण है? कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का, ठीक है, पूंजीवाद। और खास करके प्राइवेटाइजेशन में हम लोग कभी भी देखा होगा आपने कि प्राइवेट कंपनियां उन उद्योगों को, उनको अपने पास रखना चाहती है जो प्रॉफिट में है, घाटे वाले को तो रखना नहीं चाहती, ठीक है। दरअसल क्या होता है कि प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन होता है और लॉस का डेमोक्रेटाइजेशन होता है। ध्यान रखिए, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, प्रॉफिट का तो प्राइवेटाइजेशन हो जाए, जैसे अडानी है, अंबानी है, कोई भी है, मान लिया जाए किसी बैंक से लोन लिया, करोड़ों रुपए का लोन लिया, माल्या ने लिया था और भी बहुत लोगों ने लिया था जो भाग गए देश छोड़ के, ऐसे लोग ढेरों हैं। तो जब वो लोन लेते हैं और प्राइवेट अपना एम्पायर खड़ा करते हैं, तो जब वो लोन लेते हैं तब सरकारी बैंकों से लोन लेते हैं, जनता का पैसा उनको दिया जाता है कोई भी चीज़ चलाने के लिए। मान लीजिए वो कंपनी बहुत प्रॉफिट में चले जाए तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी में से उनका नाम आ जाएंगे, और वो प्राइवेटाइजेशन किस चीज़ का होगा? प्रॉफिट का होगा। मान लीजिए वो घाटे में चले जाए और उनको देश छोड़ना पड़ जाए, तो वो जो बैंक दिवालिया होगा, जिस बैंक का वो पैसा नहीं लौटाएंगे, तो उस पैसे को कौन भरेगा? पब्लिक भरेगी, पब्लिक के पैसे से। इसका मतलब उसका डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, किसका? घाटे का। प्रजातांत्रिकरण हो जाता है, लोकतंत्रीकरण हो जाता है, किसका होता है? लॉस का। लॉस का तो लोकतंत्रीकरण हो जाता है, और जब प्रॉफिट होता है तो उसकी खुद की पूंजी होती है, उसका लोकतंत्रीकरण क्यों नहीं होता? लोकतांत्रिकरण उसका भी होना चाहिए प्रॉफिट का, अगर घाटे का हो रहा है तो। इसीलिए इसको कहा जाता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ऐसे पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करता है, ऐसी सरकारें जो कैपिटलिज्म को मानती है, सोशलिज्म को नहीं मानती है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बंद करना चाहती है, निजीकरण करना चाहती है सरकारी कंपनियों का, ऐसी सरकारें इन पूंजीपतियों के साथ में हैं। अगर वो घाटे में गए तो घाटा जनता को भुगतना पड़ेगा, जो लोन उन्होंने लिए हैं वो सब जनता के पैसे से चुकाए जाएंगे, जिनसे स्कूल बनने थे, जिनसे हॉस्पिटल्स बनने थे, जिनसे वैक्सीन लगनी थी, जिनसे बच्चों की किताबें आनी थी, स्कॉलरशिप आनी थी, वो पैसा उस अमीर आदमी का कर्जा चुकाने में लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, एक एक आदमी को वो पैसा चुकाना पड़ेगा, एक एक आदमी के हिस्से में आएगा, जो हम टैक्स देते हैं उस पैसे से वो बैंक को फिर ऊंचा उठाया जाएगा, उसका कर्जा चुकाया जाएगा। बैंक को तो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, आम आदमी ने विश्वास करके जो है उसमें बैंक ने में जमा किया है, उनको तो पैसा उनका रिटर्न मिलना चाहिए। पर वो पैसा कौन देंगे? वो पैसा वो लोग देंगे जिन्होंने टैक्स दिया है, टैक्स के माध्यम से वो, तो टैक्स से तो फिर हमको कल्याणकारी काम करने हैं, जनता की भलाई के काम करने हैं, रोड बनाने हैं, और भी बहुत सारी चीजें करनी है, वो धीमे हो जाएंगे। लेकिन प्रॉफिट के समय में क्या होगा? प्रॉफिट के समय में वो पूंजीपति, वो व्यक्ति है, वो अपना प्रॉफिट मानेगा कि ये मेरा प्रॉफिट है,
और मैं दुनिया के इतने नंबर में पहुंच गया हूं, अब मैं 10वें पे हूं, अब मैं 8वें पे हूं, अब मैं 3रे पे हूं, अब मैं पहले नंबर पे हूं दुनिया में। और वो दुनिया भर में इन्वेस्ट करता रहेगा, अपने बंगले बनवाएगा, लगभग सभी अधिकांश बड़े बड़े देशों में उसके मकान हो जाएंगे समुद्र के किनारे, और बहुत अच्छे से वो एंजॉय करेगा। इसका प्रॉफिट का भी असर जो है वो जनता के पास आए, वो प्राइवेटाइजेशन ना हो, प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन ना हो, उसका भी लोकतांत्रिकरण हो। इसी को कहते हैं सोशलाइजेशन, समाजवाद, सोशलिस्ट। और ये भगत सिंह लेके आए थे शब्द सबसे पहले, हिंदुस्तान रिपब्लिक। एचआरए जब था, एचआरए उनको विरासत में मिला था रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद से, लेकिन भगत सिंह का जब नेतृत्व आया तो उन्होंने एचएसआरए कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उन्होंने सोशलिस्ट वर्ड जो है वो इंसर्ट किया था, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स से बड़े प्रभावित थे। तो मुझे लगता है कि जो रामराज्य है या जो गांधी राज्य है या जो खास करके समानता की बात करने वाली बात हम जो कहते हैं, वो समानता की बात सोशलिज्म के माध्यम से ज़्यादा मुखर होती है, समाजवाद के माध्यम से मुखर होती है। बाकी तो आपने पढ़ ही रखा, 3 प्रकार के जस्टिस होंगे, है ना, 3 प्रकार के जस्टिस होंगे, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो इकोनॉमिक जस्टिस पे भी बहुत बड़ा जोर देते हैं, सोशल जस्टिस पे भी बहुत बड़ा जोर देते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस तो वो बोलते हैं कि ठीक है चलो वोट देने की ताकत आ गई, अगर आपने एडल्ट फ्रेंचाइज कर दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और उस समय में जितने भी 21 साल के लोग व्यक्ति थे वो सब वोट देने लायक हो गए थे, बाद में 18 साल कर दिया था। तो ये तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक तरह से ठीक है, पॉलिटिकल राइट आ गया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो गया। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी कहाँ है? सोसाइटी में सब लोग बराबर हैं क्या? उनके राइट बराबर हैं क्या? तो सोसाइटी में जब तक बराबर नहीं हो जाते तो इसके लिए फिर सबसे ज़्यादा डीपीएसपी हैं। सोशो पॉलिटिकल के लिए क्या है? हाँ, उसको बोलते हैं, सॉरी, सोशो पॉलिटिकल नहीं, सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी वो कैसे आएगी? वो डीपीएसपी के माध्यम से आएगी। ठीक है, तो ये जो थी, और भारत की एकता और अखंडता, और अखंडता शब्द हमने बाद में जोड़ा था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना है, क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो सब बात जब उठी तो आर्टिकल 1 से 4 वाली जो बात आती, तो आर्टिकल 1 यही है कि हमारे देश का एक नाम है भारत, अथवा इंडिया और भारत, है ना, इंडिया दैट इज भारत। तो 2 अलग अलग नाम है, एक नाम नहीं है, सिनोनिम नहीं है, और लगाना तो गलत होगा। क्या है? इंडिया दैट इज भारत। क्या हो गया? इंडिया भी नाम है हमारा और भारत भी, दोनों की अलग अलग इटिमोलॉजी है। दोनों का ओरिजिन ऑफ वर्ड अगर आप देखेंगे तो भरत जो शासन है, भरत राजा दुष्यंत के लड़के थे, और भरत वंश, कुरुवंश, महाभारत जिनसे नाम पड़ा वो भरत है, इसलिए उससे भारत बना है। और इंडिया इंडस रिवर की वजह से बना है, सिंधु नदी की वजह से। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया एक तरह से, और उसका नाम इंडिया पड़ा है। तो दोनों का एटिमोलॉजी अलग है, इसलिए कोई वो सिनोनिम नहीं है, या उसका कोई मीनिंग ऐसा नहीं कि उसका हिंदी मीनिंग है जो वो भारत है। तो हमने दोनों नाम रखे हुए हैं, इंडिया नाम भी है और भारत भी, लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट, एक टर्म है यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये चीज जो है हमारी एकता और अखंडता वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि भारत को फेडरेशन नहीं कहा गया है। फेडरल वर्ड जो है यूज किया जाता है यूएसए के लिए, यूएसए के लिए फेडरल वर्ड यूज किया जाता है, फेडरेशन, वो स्टेट्स का फेडरेशन है। इसलिए जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे और 1935 का संविधान बना, तब हम 3 तरह की लिस्ट की बात करते हैं कि यूनियन लिस्ट नहीं बोलते, फेडरल लिस्ट बोलते हैं, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने यह शब्द जो लिया, डॉक्टर अंबेडकर ने सजेस्ट किया कि यूनियन वर्ड यूज करना है। यूनियन, यूनियन मतलब हम राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन का मतलब होता है फीडस, फीडस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, समझौते से निकल करके आता है। दरअसल वहाँ पर जो 50 स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो 50 राज्य हैं अमेरिका के, वो 50 राज्य पहले से हैं, पहले से
स्टेट्स हैं वो अभी 50 हैं, पहले तो कम थे, शुरुआत में तो केवल ईस्टर्न कॉलोनी थी। तो वो जो स्टेट्स हैं उन्होंने समझौता किया है कि हम एक संघ बनाएंगे, और अभी जो हम भारत जो राज्यों का संघ है वो संविधान ने संघ बनाया है और उसमें फिर राज्य दिए हैं। हमारे यहाँ जो राज्य हैं वो बने नहीं है, राज्यों ने तय नहीं किया कि हम भारत बनाएंगे, बल्कि भारत ने तय किया कि हम राज्य बनाएंगे, और भारत ने तय कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से किया। तो और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, राज्यों को ताकत भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है और संघ को ताकत भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मुख्यमंत्री बनने की ताकत दिल्ली की सरकार से नहीं आती, यानी कि केंद्र सरकार से नहीं आती, जिसको हम सामान्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चुनती है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का मंत्रिमंडल कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि राजस्थान का एक मंत्रिमंडल होगा, राजस्थान का एक मुख्यमंत्री होगा, और भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, भारत का एक मंत्रिमंडल होगा। ये पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। दरअसल एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, दोनों का पिता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, दोनों का पिता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। केंद्र पिता नहीं है, ध्यान रखिए। यूनियन जो है वो पिता नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फादर नहीं है, वो बड़ा भाई है। ठीक है, और उसको छोटे भाइयों का एक तरह से ख्याल रखना है। तो वो छोटे भाई की भूमिका में है राज्य। दोनों का जन्म किससे हुआ है? पिता से हुआ है। ठीक है, दोनों का जन्म पिता से हुआ है, इसलिए उसकी आज्ञा देने का, उसका हस्तक्षेप करने का एक लिमिट है, एक सीमा है। उसको बड़े भाई के तौर पे ही व्यवहार करते हुए आज्ञा देनी और वो करना है। इसलिए भारत में वो आपको दिखाई देगा, इसलिए इसको बोलेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसको हम लोगों ने क्या कहा? फेडरलिज्म तो कहा हम लोगों ने, संघवाद कहा है फेडरलिज्म, लेकिन फेडरल वर्ड नहीं है हमारा, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है हमारा स्ट्रक्चर। हालांकि बाद में जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं लास्ट में आगे जा करके, तो जब हम इस सिद्धांत की बात करते हैं आधारभूत संरचना की, तब फेडरलिज्म एक तरह से उसका पार्ट आ जाता है एसआर बोम्मई केस में, है ना। तो उसको हम बोलते हैं कि फेडरलिज्म हमारे यहाँ है संघवाद। लेकिन संघवाद का जो स्वरूप है वो कैसा है? वो यूनियन वाला स्वरूप है। इसलिए हम फेडरल वर्ड ना यूज करके यूनियन शब्द यूज करते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स, सभी राज्यों का भारत एक संघ है। और इसीलिए किसी भी राज्य को, अब आर्टिकल 2 देख लीजिएगा, आर्टिकल 3 देख लीजिएगा। आर्टिकल 3 में हम किसी भी प्रकार के राज्य को दूसरे राज्य में बदलना, दूसरे राज्य के साथ जोड़ना, उसकी टेरिटरी बदलना, उसका नाम बदलना, उसको यूनियन टेरिटरी बदल देना, यूनियन टेरिटरी को मिला के राज्य बना देना, एक राज्य को एक यूनियन टेरिटरी और एक राज्य में बदल देना, जैसा जम्मू कश्मीर लद्दाख और उसमें किया। ऐसे ढेरों एक्सपेरिमेंट, जितने एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो सब आर्टिकल 3 के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 3 के माध्यम से किसी दूसरे देश का कोई हम हिस्सा लेना चाहते हैं, बाहर से नए राज्य को बनाना चाहते हैं, तो उसको जनरली हम आर्टिकल 2 में बात करते हैं। सो 2A में जो है हम लोगों ने किया था सिक्किम के साथ में, और उस समय में 10th शेड्यूल भी बनाई थी। ठीक है, 10th शेड्यूल, लेकिन वो 10th शेड्यूल भी फिर बाद में हटा के फिर हमने उसको एंटी डिफेक्शन वाला बना लिया। पहले वो सिक्किम के लिए था, सिक्किम का संविधान। सिक्किम शुरू में जब चोग्याल डायनेस्टी को करके जब जनता ने जब शुरू में आया तो उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया था हमने, तब उसको भारत में शामिल नहीं किया था सिक्किम में। लेकिन 1975 के आसपास जब जनता में आंदोलन चला कि नहीं, हम एक तरह का रेफरेंडम हुआ और सबसे पूछा गया प्लेबिसाइट में कि आप कहाँ जाना चाहते हो, जनता ने कहा हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो फिर वो एक तरह का फिर 10 शेड्यूल्स ख़त्म कर दिया, वो स्पेशल दर्जा भी हटा दिया और उसको पूरा कंप्लीट स्टेट बना दिया हमने, और वो भारत का दूसरे राज्यों की तरह राज्य है। अब उसका कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है सिक्किम का। शुरुआत में था। तो ऐसे संशोधन होते रहे हैं। उन संशोधनों के बाद हम यहाँ तक निकल करके आए हैं। एक इस बार का होमवर्क आपको मैं नागरिकता वाला देता हूँ, और कल जो है हम लोग
नागरिकता के बाद मौलिक अधिकारों में चलेंगे। तो आज का होमवर्क जो है आपका नागरिकता वाला है। नागरिकता के लिए नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की मुख्य बातें जरूर करिएगा, ठीक है। और नागरिकता के लिए 5 से 8 वाला सिंपल है, लेकिन अभी लागू नहीं होता। 5 से 8 वाला हमारा अभी लागू नहीं होता, क्योंकि ये उस समय में लागू था। कब? जब संविधान बना था 1950 की स्थिति में। 1970 तक भी था, क्योंकि तब बाय बर्थ वो दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब हमने परिवर्तन कर दिया है। तो 5 से 8 कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 से 11 में भी खास करके 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट कोई भी कानून बना करके नागरिकता दे सकती है। तो आपको नागरिकता के होमवर्क में देखना है 5 से 8, फिर 9, 10 और 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको करिएगा। इसके लिए एक फार्मूला बना लीजिएगा, ब्रांड BRAND 5 तरीके से नागरिकता मिलती है। BRAND ब्रांड, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, R means by registration, A से क्या आएगा? नए को एडॉप्ट करते हैं हम, एडॉप्टेशन, यानी नया कोई राज्य हम लोगों ने लिया तो अपने आप उसके जो लोग होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। N नेचुरलाइजेशन, एंड D डिसेंट, बाय डिसेंट। तो ये जो BRAND आपको बताया 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करने का तरीका। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या होगा, इन सब के नियम हैं कि अगर कोई विदेश में है तो कोई NRI है तो वो कैसे ले सकता है। NRI किसको कहेंगे? जो अभी किसी जॉब के लिए, पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी नागरिकता नहीं छोड़ी, तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस तो हैं, लेकिन अभी वो भारत में निवास नहीं करते। पहले 2 थे, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडिया, और तीसरा PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इन दोनों को अभी मर्ज कर दिया, इस गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया, PIO कार्ड और, है ना, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया। ओवरसीज सिटीजन, OCI और PIO को, दोनों को मर्ज कर दिया, ओवरसीज सिटीजन को और इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने से फायदा ये हुआ, PIO वालों को फायदा हुआ, OCI कार्ड होल्डर्स को बहुत सारे फायदे हैं। और बहुत सारे फायदे ये हैं कि जो OCI कार्ड धारण करता है, विदेश में रहता है, लेकिन वो जब भी भारत आना चाहेगा तो उसको कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। तो पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरा ऑल लाइफ जो है, होल लाइफ का उसका वीज़ा है। और मल्टी एंट्री वीज़ा और मल्टीपर्पज़ वीज़ा है, किसी भी पर्पज़ से वो आए, किसी भी पर्पज़ से आए, मल्टीपर्पज़ है, मल्टी एंट्री है। और यहाँ पर उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता, यहाँ सरकार में वोट देने का अधिकार नहीं होता। एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टी खरीदने का राइट नहीं होता, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी वो होल्ड कर सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, भारत में कितनी भी बार आ सकता है। और उसको सिक्योरिटी के लिए कभी भी किसी पुलिस स्टेशन में और कहीं जाकर PRO उसमें ऑफिस में, RRO ऑफिस में जाकर के, FRO ऑफिस में जाकर के, वहाँ जाकर के सूचना नहीं देनी पड़ती। पहले क्या होता था कि पहले PIO जो थे, उन लोगों को जिस ऑफिस में, जिस शहर के लिए वो आए हैं, वहाँ पर उनको सूचना देनी पड़ती थी। जनरली पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ पर एक ऐसा ऑफिसर होता था जिसको जाके बताना पड़ता था कि मैं आया हूँ, इतने दिन के लिए आया हूँ, इतने दिन, और जब जाएगा तब भी बता के जाएगा। और जिस शहर के लिए आया उसी शहर के लिए वो आता था, लेकिन अब वो ऑल ओवर इंडिया घूम सकता है पूरा, और कितने भी दिन के लिए रहे कोई दिक्कत नहीं है उसको, और कोई पुलिस स्टेशन में सूचना देने की ज़रूरत नहीं होती है उसको। और वीज़ा ऑन अराइवल है, एक तरह से वीज़ा ऑल टाइम वीज़ा, इसलिए वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी भारत आएगा एक तरह से उसका वीज़ा है ही, है ना, उसके लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं कई सारे देशों को छोड़ के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब को छोड़ के बाकी सभी देशों में लगभग, खास करके ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जहाँ इंडियंस ज़्यादा हैं, या अरब देशों में कई सारी जगहों पर खास करके। और ये सब सुविधाएं धीरे धीरे जो बढ़ी है, उसमें LM सिंघवी कमेटी बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उस समय की रिकमेंडेशन के बेस पे है। तभी से प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाने लगा था 9 जनवरी को। तो आप पढ़िएगा PIO और डिफरेंस बिटवीन PIO एंड OCI कार्ड, ये पढ़िएगा। और
बेनिफिट्स ऑफ OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, व्हाट आर बेनिफिट्स, एंड फिर आप पढ़िएगा कि वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है, फिर पढ़िएगा प्रवासी भारतीय दिवस, फिर पढ़िएगा NRI कौन होते हैं, और डिफरेंस बिटवीन NRI एंड OCI, और एक और चीज़ कह सकते हैं कि नागरिकता कैसे समाप्त होती है, किसी की नागरिकता, सिटीजनशिप कैसे ख़त्म होती है। तो जब भी कोई व्यक्ति बाहर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेगा, यानी वहाँ का पासपोर्ट बना लेगा, अपने आप भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे ही परित्याग, नागरिकता ख़त्म कैसे होगी, अगर किसी व्यक्ति ने कहीं दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, यानी वहाँ का पासपोर्ट जैसे ही बनाया, अपने आप भारत की, आप OCI कार्ड और वहाँ का दोनों चीज़ वो जो है वो ठीक है, OCI कार्ड तो ठीक है कि वो मिलेगा आपको, लेकिन भारत का पासपोर्ट आपके पास है तो वो पासपोर्ट उसी दिन से समाप्त हो जाएगा। अगर किसी का माता पिता दादा दादी भारत में पैदा हुए हैं, भारत के रहे हैं, और अगर वो OCI प्राप्त करना चाहता है एक तरह से, तो उसको 1 साल के अंदर अंदर, बच्चे जब जन्म लेता है उसको 1 साल के अंदर अंदर रजिस्टर करना होता है वहाँ की एम्बेसी में कि हमारे यहाँ ये बच्चे ने जन्म लिया है, ये भारत से संबंध रखता है और ये आगे जाकर के OCI कार्ड होल्डर होगा। तो आपको 1 साल के अंदर अंदर प्रूव करना पड़ेगा, मतलब एक तरह से बताना पड़ेगा। 1 साल में नहीं हुआ तो फिर आपको कारण देना पड़ेगा, रीजनेबल रीज़न, जो भी रीज़न है, रीजनेबल वाला जो भी है, आप वहाँ जाके बताएंगे इस वजह से नहीं है, तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट देंगे। और अगर ये सब नहीं करते हैं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। बहुत बाद में अगर कोई भी व्यक्ति गया और कहे कि हमको जो है आप दे दीजिए इस टाइप की सिटीजनशिप, तो वो नहीं होगी। तो ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है, हम लोग दोहरी नागरिकता नहीं देते हैं। कुछ देश देते हैं जहाँ 1 से ज़्यादा पासपोर्ट हो सकते हैं, भारत ऐसा देश नहीं है, वो दोहरी नागरिकता न तो राज्य की देता है अलग से, तो भारत में राज्य और यूनियन दोनों लेवल पे अलग अलग नागरिकता नहीं है। अगर कोई किसी राज्य का नागरिक है तो भारत का नागरिक भी है, भारत का नागरिक सभी राज्यों का नागरिक है, इसलिए पूरे भारत में वो घूम फिर सकता है। आर्टिकल 19 देखते हैं आप लोग, तो वो चीज़ है। तो नागरिकता संबंधी ये कानून है, और ये इन सब से हम लोगों को सबको जो नागरिकता मिली है, सिटीजनशिप मिली है, वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट से मिली है, ठीक है ना। हम लोगों को उसी एक्ट के तहत जो है एक तरह से नागरिकता मिली है, उससे नहीं मिली है ना, बाय डिफॉल्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली है उससे नहीं मिली, हमको कौन देता है। हाँ, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट होमवर्क जो है वो CAA, NRC, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये तो ऑलरेडी सेंसस का पार्ट है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी रिसेंट में आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि कुछ राज्य, कुछ देश छोड़े हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे कुछ देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, वहाँ से आने वाले नॉन मुस्लिम्स को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। उनका मानना है CAA बनाने वालों का कि वहाँ पर हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, इस प्रकार ईसाई, इन लोगों को सताया जा सकता है और वो भारत में शरण मांगने के लिए आ सकते हैं। चूँकि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इसलिए वहाँ इस्लाम के मानने वाले लोगों को यानी मुसलमानों को नहीं सताया जाएगा, इसलिए उनको भारत में नागरिकता की ज़रूरत भी नहीं है, तो उनका स्पष्ट मानना है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सेक्युलर है और उसमें साफ साफ कहा गया कि हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, है ना, कई जगह पर समानता का व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर आकर के पहली बार CAA बनाया, तब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हम धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए वो उसको चैलेंज भी है और सुप्रीम कोर्ट में वो अवेटेड है। अब देखते हैं उसमें क्या फैसले आते हैं, क्या नहीं होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी वो लागू है। और जब भी कभी जनगणना होगी तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर काम करेगा, NRC काम करेगा, और आसाम उसका एक एग्जाम्पल है, ऑलरेडी वहाँ पर ये एक्सरसाइज हो चुका है, और उसके ड्रॉबैक और उसके जो प्रोज कॉन्स हैं उसकी वजह से ही सरकार थोड़ी सी अभी कॉशियस है, वो ध्यान रख करके चल रही है। तो मुझे लगता है कि सारे मुद्दे जो है मैंने डिस्कस किए हैं ना, ये सब होमवर्क के तौर पे आप करिए, कल फंडामेंटल राइट करेंगे। चलिए, शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की